आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी के वीडियो सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल केस ऑफ फोर्स का प्रॉब्लम है। तो पहले हम जनरल केस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है समझ लेते हैं कि जनरल केस ऑफ फोर्स इन अ प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो लेक्चर डिस्कस किया हुआ है उसमें हमने कॉन्करेंट फोर्स और कोप्लेनर पैरेलल फोर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, मतलब फोर्स किसी बॉडी पे, किसी रिजिड बॉडी पे एक्ट कर रही है तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो कॉन्करेंट फोर्स होते हैं। यदि उस बॉडी में एक्ट करने वाले सभी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है तो वो पैरेलल फोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फोर्स को डिस्कस किया हुआ है। अब क्या होता है, उस किसी रिजिड बॉडी में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं या किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं करते हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ये, और न ही उन फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो इस तरीके के जो फोर्स एक्ट करता है किसी बॉडी में, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं जनरल केस ऑफ फोर्स। और एक ही प्लेन पे है इसलिए ये फोर्स क्या होंगे, कोप्लेनर। मतलब हम कोप्लेनर फोर्स के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो फोर्स होगा वो कॉन्करेंट नहीं होगा, न ही पैरेलल होगा। तो इस तरीके का जो फोर्स सिस्टम होता है इसको हम लोग जनरल सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। मतलब हम नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक रिजिड बॉडी है जिसमें हमने एक 4 पॉइंट ले लिया है जिस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। पॉइंट ए पे फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, बी पे F2 फोर्स एक्ट कर रहा है, सी पे F3 अपवर्ड के तरफ एक्ट कर रहा है और डी पे इस तरीके से F4 फोर्स एक्ट कर रहा है। क्लियर है। अब ये जो फोर्स आप देखेंगे इसका लाइन ऑफ एक्शन न ही एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, मतलब नॉन कॉन्करेंट फोर्स है, और न ही पैरेलल है, मतलब नॉन पैरेलल फोर्स। लेकिन ये सभी फोर्स क्या है, एक ही कॉमन प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, इसलिए कोप्लेनर है। ठीक है, सभी फोर्स का डायरेक्शन हमें पता है, जैसे कि F1 वर्टिकल से θ1 डिग्री पे है, F2 हॉरिजॉन्टल से θ2 डिग्री पे है, F3 वर्टिकल से θ डिग्री में अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। वैसे ही F4 हॉरिजॉन्टल से θ4 डिग्री इंक्लाइंड है और अपवर्ड की तरफ ये एक्ट कर रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरा जो फोर्स एक्ट कर रहा है, 4 फोर्स, वो क्या है, जनरल सिस्टम फोर्स या जनरल फोर्स सिस्टम है। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होती है या इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4 फोर्स है और 4 फोर्स को रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, जैसे कि कॉन्करेंट और पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट या सिंगल फोर्स हम लोग फाइंड आउट करते थे। इसी तरीके से जनरल केस के फोर्स को हम कैसे सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, इसको सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 फोर्स एक्ट कर रहा है, सभी को हम क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्यूशन ऑफ फोर्स हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये फोर्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी अदर डायरेक्शन में है, कुछ एंगल पे है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से। तो इस फोर्स को हम क्या करते हैं, 2 भागों में तोड़ते हैं, एक वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वर्टिकल कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स होता है। जैसे F1 का रिजॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, देखिए वर्टिकल से θ डिग्री बना रहा है, θ1 डिग्री, तो यहाँ पे cos θ कंपोनेंट आएगा, F1 cos θ1, और डायरेक्शन F1 का डायरेक्शन है उस तरफ आपको, मतलब डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वैसे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F1 sin θ1 कंपोनेंट होगा, जो कि राइट के तरफ इसका डायरेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में।
हॉरिजॉन्टली राइट डायरेक्शन में ऐड करेगा। F1 का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वैसे ही F2 का साइन कंपोनेंट वर्टिकल, कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, F3 का कॉस कंपोनेंट वर्टिकल, साइन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, और F4 का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और साइन कंपोनेंट वर्टिकल आएगा। डायरेक्शन को ध्यान रखना है जब आप रिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रिजॉल्व करने के बाद एक्स एक्सिस में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं सभी फोर्स क्या होंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएंगे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो वो एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लगने वाले फोर्स का हम सम करेंगे। तो ये हमें करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखिए F1 का क्या है, F1 साइन थीटा 1 कंपोनेंट है, और ये राइट डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसलिए प्लस है ना। F2 का कॉस कंपोनेंट कॉस थीटा 2, F2 कॉस थीटा 2, और इसका डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगा, निगेटिव एक्स है इसलिए माइनस F2 कॉस थीटा 2 लिया हुआ है। वैसे ही F3 का साइन थीटा 3 कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल में, और डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ निगेटिव एक्स की तरफ है इसलिए माइनस F3 साइन थीटा 3, और F4 का कॉस थीटा 4 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आएगा जो कि राइट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, इसलिए हमने प्लस लिया है क्योंकि पॉजिटिव एक्स है ना। F4 कॉस थीटा 4, इसी किसी चार फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ऐड करें, इसलिए उसके हमने अलजेब्रिक सम फाइंड आउट किया है। और इसी किसी इसको ऐड करेंगे तो एक फोर्स वैल्यू आपको मिलेगा, मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्स का हमने एक सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है। इसी तरीके से सभी वर्टिकल फोर्स को हम अलजेब्रिक सम करेंगे। सभी का फोर्स का क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका हम ऐड करेंगे तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में उस फोर्स का अलजेब्रिक सम होगा। जैसे F1 कॉस थीटा 1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए माइनस, F2 साइन थीटा 2 डाउनवर्ड होगा इसलिए माइनस लिया है, F3 कॉस थीटा 3 वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा इसलिए प्लस लिया है, F4 साइन थीटा 4 वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा इसलिए प्लस लिया। इस तरीके से हमने चार फोर्स जो ऐड कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हमने ऐड किया है। अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लेते हुए ऐड करना है, और ये समेशन ऑफ एफ वाई हमें मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा, मतलब सभी वर्टिकल फोर्स को हमने सिंगल फोर्स में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे चार फोर्स था, चार फोर्स को रिजॉल्व करके हमने दो फोर्स में कन्वर्ट किया, एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्लियर है। यहाँ पे एफ एक्स एफ वाई पॉजिटिव भी आ सकता है और निगेटिव भी आ सकता है। मान लो पॉजिटिव आ गया तो वर्टिकली अपवर्ड या पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्शन होगा, निगेटिव आ गया तो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड या लेफ्ट निगेटिव एक्स की तरफ उसका डायरेक्शन होगा। तो ये प्लस माइनस में वैल्यू आएगा। ठीक है। अब ये जो हमने दो फोर्स कैलकुलेट किया है उसका फिर से हम सिंगल फोर्स लाएंगे, मतलब फाइनल रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर है। जो एफ एक्स और एफ वाई हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, तो वहाँ पे उसका यूज़ करके हम इस फॉर्मूले से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चार फोर्स का एक सिंगल फोर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया आर, जो कि क्या है, इस चार फोर्स का रिजल्टेंट है। ये मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा न्यूटन में या किलो न्यूटन में, जिस भी यूनिट में फोर्स होगा। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड की बात। अब हम बात करते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे होगा। क्लियर है। तो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री इंक्लाइंड होगा, ये हम इस फॉर्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ एक्स, इसका यूज़ करके थीटा एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थीटा क्या है, रिजल्टेंट आर हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड होगा, और इसका डायरेक्शन एफ एक्स और एफ वाई के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। प्लस या माइनस जो आएगा उसके हिसाब से हम आर का डायरेक्शन देंगे। क्लियर है। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात। लेकिन ये पूरे बॉडी में किस पॉइंट पे ये फोर्स आर एक्ट करेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, तो इस पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम वेरिगन्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। वेरिगन्स थ्योरम क्या होता है, पहले भी हमने इसका यूज़ किया हुआ है।
है ना। तो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स का मोमेंट का सम निकालते हैं, जो किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंट ओ ले लिया है। ये पॉइंट आपको ऐसे जगह पे लेना है जहाँ आपको सभी फोर्स का डिस्टेंस पता हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो, ताकि आप मोमेंट निकाल सके। तो ये पॉइंट ओ हमने लिया हुआ है। अब वो पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में सभी फोर्स का मोमेंट का अलजेब्रिक सम निकालेंगे। अलजेब्रिक सम मतलब इस पॉइंट ओ के अबाउट में उस फोर्स का मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसको देखते हुए ऐड करना है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट है तो पॉजिटिव लेते हुए ऐड करना है। तो सभी फोर्स के मोमेंट का सम अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा, सभी फोर्स का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के मोमेंट का अलजेब्रिक सम को हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो F1 फोर्स का मोमेंट प्लस F2 फोर्स का मोमेंट प्लस F3 फोर्स का मोमेंट प्लस F4 फोर्स का मोमेंट, इसको आप ऐड करेंगे ओ के अबाउट में, तो ये समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ मिलेगा। लेकिन F1 फोर्स का मोमेंट क्या होगा, देखिए इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, मान लो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ले रहे हो तो m1x क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट है F1 फोर्स का पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। वैसे ही m1y इसके वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट है अबाउट पॉइंट ओ। वैसे ही फोर्स F2 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट m2x प्लस m2y। वैसे ही फोर्स F3 के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट m3x प्लस m3y, और F4 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट F4x प्लस F4y। तो इस तरीके से उसके सभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोमेंट का अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लिया हुआ है, हमने समझने के लिए सीधा इसको ऐड कर दिया। लेकिन जब आप ऐड करेंगे तो वहाँ पे प्लस और माइनस का साइन लेते हुए ऐड करना है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें पॉइंट ओ पे सभी फोर्स का मोमेंट मिलेगा। अब ये जो फोर्स मिल रहा है या फोर्स का मोमेंट जो मिल रहा है वो किसके बराबर होगा, ये सभी फोर्स का रिजल्टेंट के मोमेंट के बराबर। तो सभी फोर्स का रिजल्टेंट आर हमने फाइंड आउट किया है, और आर से मान लो आर जो है ओ से कितने डिस्टेंस पे है, डी डिस्टेंस पे। तो ओ के रेस्पेक्ट में आर का मोमेंट क्या हो जाएगा, आर इंटू डी, ये भी पॉइंट ओ पे मोमेंट है। तो ये जो मोमेंट है वो किसके बराबर होगा, सभी फोर्स के मोमेंट के अलजेब्रिक सम के बराबर। यही क्या है, वेरिगन्स का थ्योरम है। तो R इंटू डी इज इक्वल टू m1x प्लस m1y प्लस m2x प्लस m2y, m3x प्लस m3y प्लस m4x प्लस m4y। सभी फोर्स के मोमेंट को अलजेब्रिक सम जो हमने फाइंड आउट किया है वो रिजल्टेंट फोर्स के मोमेंट के बराबर होगा सेम पॉइंट के अबाउट में। यही वेरिगन्स का थ्योरम। इस थ्योरम को यूज़ करके यहाँ से हम डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मोमेंट पता है, आर की वैल्यू भी पता है, तो डी हमें मिल जाएगा। क्लियर है। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो क्या है, जब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना हो। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना हो तो वहाँ पे आपको एफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, एफ वाई का वैल्यू मिलेगा, आर का वैल्यू मिलेगा, मोमेंट का भी वैल्यू मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू वहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं जब ये रिजिड बॉडी जिस पे ये जनरल फोर्स ऐड कर रहा है वो क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मतलब वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा, किसी भी तरीके का उस बॉडी में मूवमेंट नहीं होगा। क्लियर है। स्टैटिक कंडीशन में होगा तो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है, जब जनरल फोर्स ऐड कर रहा हो। ठीक है। तो इस केस में अगर बॉडी क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो जो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सभी फोर्स का सम कैलकुलेट किया था वो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ये समेशन ऑफ एफ एक्स जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या है, रिजिड बॉडी जिस पे जनरल फोर्स ऐड कर रहा है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। वैसे ही अगर सभी वर्टिकल फोर्स का सम क्या होगा, जीरो आ जाए, समेशन ऑफ एफ वाई जीरो आए, तो ये रिजिड बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। ठीक है। इसके अलावा जिस किसी पॉइंट के अबाउट पे हम मोमेंट ले रहे हैं, मान लो ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ले रहे हैं सभी फोर्स का, तो ये भी जीरो आ जाए, है ना। तो ये तीनों कंडीशन जब वहाँ पे क्या होता है, लागू हो जाता है, ये
तीनों कंडीशन फॉलो होता है तब हम कहते हैं कि कोई रिजिड बॉडी जिसमें जनरल फोर्स ऐड कर रहा है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जनरल केस के प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17। 5000 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन बीम एज शोन इन फिगर, फाइंड द रिएक्शंस एट द सपोर्ट्स। ठीक है, ये एक बीम है हमारे पास ए बी, जिसकी टोटल लंबाई 5 मीटर है। ए से सी 2 मीटर, फिर सी से बी 3 मीटर। अब ये जो बीम है उसके पॉइंट बी पे या एंड बी पे एक रोलर सपोर्ट है, लेकिन ये रोलर सीधा सीधा वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइन प्लेन पे रोलर सपोर्ट है। क्लियर है? वैसे ही ए पे एक हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो सपोर्ट वाला आप लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि सपोर्ट क्या होता है, हिंज सपोर्ट क्या होता है, रोलर सपोर्ट क्या होता है। तो यहाँ पे ए पे हिंज सपोर्ट है, बी पे रोलर सपोर्ट। अब ये पॉइंट सी जो है, जो कि ए से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, इस बीम पे एक 5000 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है, हॉरिजॉन्टल से या बीम से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। इस तरीके से ये फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण सपोर्ट पे रिएक्शन आएगा, सपोर्ट ए पे, सपोर्ट बी पे रिएक्शन आएगा। हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे कितने रिएक्शन आते हैं, 2 रिएक्शन आता है, वर्टिकल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। वैसे ही रोलर सपोर्ट है बी पे, तो यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो एक ही रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन काम करेगा ये इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इस बीम ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये बीम है ए बी, 5 मीटर लंबाई है, ए से सी 2 मीटर, सी से बी 3 मीटर। सी पे एक एक्सटर्नल फोर्स 5000 न्यूटन डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन ये एक्ट कर रहा है ना। ए पे हिंज सपोर्ट है, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये रिएक्शन फोर्स आएगा, मान लो आर ए एक्स एक्ट कर रहा है, और वर्टिकल रिएक्शन एक आएगा आर ए वाई, जो कि वर्टिकली अपवर्ड हमने लिया हुआ है। वैसे ही बी पे रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आर बी। अब ये हम जब भी रिएक्शन लगाते हैं तो ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमेशा एक्शन के अपोजिट है ना, और कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रोलर जो है इंक्लाइन सरफेस पे, तो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ये रिएक्शन आर बी एक्ट करेगा, जो कि वर्टिकल से कितना डिग्री इंक्लाइंड होगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये इंक्लाइन सरफेस 60 डिग्री इंक्लाइंड है। तो इस तरीके से ये 4 फोर्स ऐड कर रहे हैं बीम ए बी पे, और आप देखेंगे कि चारों फोर्स क्या है, यहाँ पे एक ही प्लेन पे है, और सभी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल नहीं है, न ही किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जनरल फोर्स सिस्टम का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर ए एक्स, आर बी वाई है ना, आर ए एक्स, आर ए वाई, आर बी, ये तीनों रिएक्शन जो एक्ट कर रहा है इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए जनरल केस का प्रॉब्लम है, तो हमारे पास ये पूरा मान लेते हैं कि बीम ए बी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारे पास 3 इक्वेशन मिलेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, और समेशन अबाउट एनी पॉइंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन है, और हमारे पास देखेंगे कि 3 अननोन भी है। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन है, तो इजीली हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करके ये अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि पहला स्टेप क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे। देखिए 5000 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन है, इसलिए इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 5000 cos 30। इसका डायरेक्शन लेफ्ट के तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका साइन कंपोनेंट होगा 5000 sin 30, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली ये होगा। तो 5000 को हमने 2 अलग अलग फोर्स में डिवाइड कर दिया। वैसे ही आर बी
जो रिएक्शन है उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, आर बी कॉस 60 अपवर्ड इसका डायरेक्शन होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर बी साइन 60 लेफ्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। इस तरीके से हमने आर बी और 5000 को रिजॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब रिजॉल्व करने के बाद क्या करना है, ये बीम जो है क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स देखिए, आर ए एक्स लग रहा है 5000 कॉस 30 आर बी साइन 60, ये 3 फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस और राइट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगने वाले हैं, उसको प्लस लेके अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करना है, जैसा कि हम पहले करते आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए एक्स माइनस 5000 कॉस 30 माइनस आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 0 है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है 0। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, आर ए एक्स माइनस आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 4330.12, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम के लिए, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम 0। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इस बीम ए बी पे कौन कौन से फोर्स है, आर ए वाई है अपवर्ड 5000 साइन 30 डाउनवर्ड, और आर बी कॉस 60 अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को प्लस, डाउनवर्ड को माइनस लेते हुए ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए वाई माइनस 5000 साइन 30 प्लस आर बी कॉस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा, आर ए वाई प्लस आर बी कॉस 60 इज इक्वल टू 2500, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक और कंडीशन होता है इक्विलिब्रियम के लिए ना, वो क्या होता है कि इस बीम में जो फोर्स ऐड कर रहा है और इक्विलिब्रियम में, तो किसी भी एक पॉइंट के अबाउट में फोर्स का मोमेंट लेंगे तो उसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए कि हमें कौन से पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लेना है ना। सपोर्ट है ए और बी पे, तो हमेशा आपको अननोन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, किसी एक सपोर्ट के रेस्पेक्ट में या अबाउट में मोमेंट को अलजेब्रिक सम करना है। तो या तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे या बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे एक जगह रोलर सपोर्ट है, दूसरी जगह हिंज है ना। तो हिंज सपोर्ट पे क्या होता है, बॉडी रोटेट करने की कोशिश करती है ड्यू टू मोमेंट। ठीक है, तो हमेशा हम क्या करेंगे, हिंज सपोर्ट के अबाउट में मोमेंट लेंगे। तो ए पे हिंज सपोर्ट है, इसलिए ए पॉइंट पे समेशन ऑफ मोमेंट क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मोमेंट, सभी फोर्स का मोमेंट आपको निकालना है और उसको ऐड करना है। क्लॉकवाइज को प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेना है। तो आर ए एक्स फोर्स को देखिए, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पे ही मिल रहा है। वैसे ही 5000 कॉस 30 का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पे मिल रहा है। आर बी साइन 60 फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पे मिल रहा है। वैसे ही आर ए वाई फोर्स जो वर्टिकल है उसका भी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पे मिल रहा है। तो ऐसे फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए पे मिल रहा है उसका मोमेंट क्या होगा, पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में 0 होगा। 0 क्यों होगा, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि कोई भी पॉइंट फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट पे मिल रहा हो जिस पर हम मोमेंट ले रहे हैं, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या उस पॉइंट से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इसलिए मोमेंट क्या होता है, 0। क्लियर है। तो ये 4 फोर्स का मोमेंट ए के अबाउट में क्या होगा, 0 होगा। बाकी बचा 5000 साइन 30 और आर बी कॉस 60, ये 2 फोर्स बचा है जो कि वर्टिकली एक्ट कर रहा है। तो इसका मोमेंट हमें मिलेगा पॉइंट ए पे। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5000 साइन 60 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से 2 मीटर है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस, प्लस आर बी कॉस 60 इंटू 5। आर बी कॉस 60 ए से 5 मीटर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है और अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा बीम को, इसलिए प्लस। तो ये हमने ले लिया, 2 ही मोमेंट मिलेगा। बाकी फोर्स का मोमेंट एक पे क्या होगा, 0 होगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा आर बी कॉस 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 5000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आर बी इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। तो फाइनली हमने रोलर सपोर्ट बी पे रिएक्शन फोर्स आर बी कैलकुलेट कर लिया है 2000 न्यूटन। ये वैल्यू पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये है
कि आर बी का जो डायरेक्शन हमने अपवर्ड लिया हुआ था वो सही है। अगर ये माइनस आता तो डायरेक्शन डाउनवर्ड होता। क्लियर है। अब इस आर बी के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, आर ए एक्स माइनस आर बी साइन 60 इज इक्वल टू 43301.12। अब यहाँ पे आर बी की वैल्यू हमने पुटअप किया 2000, तो ये आर ए एक्स माइनस 2000 साइन 60 इज इक्वल टू 4330.12। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगा 6062.17 न्यूटन। ये क्या है, हिंज सपोर्ट ए पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आया, इसका मतलब हमने जो डायरेक्शन लिया है राइट के तरफ वो डायरेक्शन सही है। क्लियर है। नेगेटिव आया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है ये रिएक्शन। अब आर बी का जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला था, आर ए वाई प्लस आर बी कॉस 60 इज इक्वल टू 2500। यहाँ पे आर बी की वैल्यू हमने पुटअप किया है 2000, तो ये आर ए का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, आर ए वाई इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। ये वैल्यू भी पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये है कि आर ए वाई जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने लिया हुआ है वो सही डायरेक्शन है। अगर ये नेगेटिव आता तो इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होता। इस तरीके से सपोर्ट ए और बी पे हमने रिएक्शंस फाइंड आउट कर लिया है। आर ए एक्स 6062.17 न्यूटन, आर ए वाई इज इक्वल टू 1500 न्यूटन एंड आर बी इज इक्वल टू 2000 न्यूटन। क्लियर है। इतना ही आपको सॉल्व करना था, ये जनरल केस का प्रॉब्लम है। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग।